नमो नमः शुभमस्तु। कैसे हो आप सभी? कहीं आप आपकी गर्मियों की छुट्टियां वेस्ट तो नहीं कर रहे हो? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए शुचि पर्यावरणम कविता, जो कि हमारा पहला पाठ है। और लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है शेमुशी पुस्तक से। अब आप ये सोचोगे कि मैम, ये जो शेमुशी नाम है, ये तो जापानीज जैसा लग रहा है और हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो बेटा, डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शेमुशी जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जागृत बुद्धि। और इसी जागृत बुद्धि के साथ आज हम इस पूरा लेक्चर को पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले किम पठिष्यामः, क्या पढ़ेंगे? तो भैया सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुचि पर्यावरणम, जो कि होता है शुद्ध पर्यावरण, है ना? ऐसा पर्यावरण जिसको देखते से ही मन में सुकून मिल जाए, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा वातावरण जहां हम हो तो हमारे मन को सुकून मिल जाए, हमारी आंखों को सुकून मिल जाए, है ना? उस कविता को हम पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है वो कैसे फॉर्म में है, मतलब कि किस तरीके से है? तो ये पाठ जो है वो कविता है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठस्य परिचय, मतलब कि इस पाठ का, इस कविता का परिचय, कि ये जो कविता है कहाँ से ली गई है, किसने लिखा है, और हम ये देखेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? पाठस्य परिचय हमें। फिर हम क्या करेंगे? पाठस्य सारः पढ़ेंगे, मतलब कि पाठ का सारांश पढ़ेंगे, कविता का सारांश जानेंगे कि कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता में, उनका भाव क्या है इस कविता को लिखने का। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? काव्यस्य भावः और शब्दार्थ, मतलब कि इस जो कविता है उसकी हम हिंदी अनुवाद जानेंगे। और क्या जानेंगे? उसका हिंदी अनुवाद के साथ हम उसका भाव जानेंगे और उसके शब्दार्थ जानेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी जो कविता है वो हमारे माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जाए। और क्या करेंगे हम? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है अभ्यास प्रश्न, मतलब कि इस जो लेक्चर है इसमें हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे पाठ एक सूची पर्यावरणम से। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, फिर क्या जानेंगे? एक पदेन उत्तराणी कैसे लिखना है, और संधि विच्छेद कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान कैसे पूरे करना है, जिसमें कि हमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन या उसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हम कवर करेंगे इस पाठ में, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो, और आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो इसलिए अरिविहान आपके लिए लाया है क्या? आपके लिए लाया है नवोदय बैच। नवोदय बैच जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न और डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें कितने रुपए में मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में पूरे साल के लिए, है ना? तो सोचो, इतनी सस्ते दामों में इतनी सारी चीज मिलेंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 51 रुपए में इतनी सारी चीजें आप दे रहे हो, तो ये कहीं कुछ ऐसा गलत टाइप का तो नहीं है? तो बेटा, गलत नहीं है कुछ भी। ये आपको 51 रुपए में मिलेगा पूरे साल भर के लिए, मतलब कि जब तक कि आपका आखिरी पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगी? मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी बिल्कुल मजेदार और आसान तरीके से, ताकि आपको संस्कृत जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, अब आपने जैसे इस बैच से पढ़कर तैयारी करोगे, वैसे ही पिछली बार उन्नति बैच से पढ़कर हमारे इधर से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, खुशी दीदी, श्लोक भैया और आकाश भैया, और जैसे कि आप यहाँ पर इतने सारे बच्चे देख सकते हो, इन्होंने स्टेट रैंक हासिल करी है। ठीक है, तो आप भी इनकी जगह हो सकते हो, है ना? आप भी ऐसे ही मेहनत करो, ऐसे ही अपना जो काम है, अपनी जो तैयारी है लग कर करो।
ठीक है? तो आप भी क्या हो सकते हो, आप भी इनकी जगह आ सकते हो, आपके फ्रेंड के साथ भी आपकी यहाँ पर फोटो लग सकती है। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको करने की मेहनत ही करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, मतलब कि वो मेहनत करने से ही आपको जो भी काम है वो आपके सफल होते हैं, ना कि सिर्फ सोचने से, ठीक है? तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे ही इन बच्चों के लिए हमने एक इवेंट रखा था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए थे, इनका सम्मान हुआ था क्योंकि इन्होंने रैंक फर्स्ट हासिल करी है, ठीक है? तो इनका जब सम्मान हुआ था तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए थे। और जब बच्चे आए और हम नवोदय बैच जब चालू करना चाह रहे थे, तब हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी और उनसे बात करके हमें पता चला कि बच्चों की जो शिक्षा है उसमें सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो कि आड़े आड़े आ रही है। वो चीज क्या है? तो भैया वो चीज है पैसे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि अच्छी शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकती है जिनके पास ज्यादा पैसे हो, है ना? या फिर अच्छी शिक्षा पाने के लिए हमें ज्यादा पैसे ही देना पड़ता है। तो ऐसी ही दिक्कतों को समझते हुए हमने, रितेश सर ने आपके लिए लाए हैं 51 रुपए में पूरा नवोदय बैच, जिसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी पूरे साल भर, ठीक है? और हमारा इस 51 रुपए का बैच देने में हमारा ये जो उद्देश्य है वो ये है कि जो ये शिक्षा है वो पूरे जो देश है, मतलब कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, उसमें ऐसे ऐसे कोने तक हमारी जो शिक्षा है, हमारी ये जो क्रांति है वो पहुंचे, जहां पर बच्चों को शिक्षा पाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या है, हमारी क्रांति लाए हैं, हमारे अभियान लाए हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, अच्छी शिक्षा पाने में कोई भी पीछे ना रहे, वो भी सिर्फ कितने रुपए में? 51 रुपए में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 51 रुपए में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं और टॉपर्स की नोट्स मिल रहे हैं, है ना? वैसे ही यहाँ पर सिर्फ उतना ही नहीं, आपको उतनी चीजों से और भी ज्यादा चीजें मिल रही हैं, जैसे कि पूरे साल भर लाइव क्लासेस मिल रही हैं। और क्या मिल रहा है? तो बेटा आपको मिल रहे हैं टॉपर्स के नोट्स, ठीक? अब जैसे कि आपने लाइव क्लासेस तो पढ़ ली, ठीक? अब लाइव क्लासेस अगर पढ़ ली तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन लाइव क्लासेस से पढ़कर एक जो टॉपर होता है वो किस तरीके से अपने नोट्स बनाता है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता है ना? और किस तरीके से उसकी मेंटेलिटी होती है उस पेपर को, उस नोट्स को लिखने में। तो यही सारी चीजें हमको यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें हम जानेंगे, ठीक है, कि एक टॉपर जो है वो कैसे लिखता है। और इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? इसके बाद हमें मिल रहा है डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है? अब जैसे कि आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, तो लाइव क्लासेस में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है और नोट्स अकेले बनाकर रख लेने से कुछ नहीं होता। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनको आपको रोज पढ़ना है, लिखना है और उनकी प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या हो, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो बिल्कुल बराबर हो और आपको, आपका एक कदम जो है वो बढ़ सके किसकी ओर? टॉपर बनने की ओर, ठीक है? अब देख लेते हैं और क्या मिल रहा है। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, ठीक है? अब देखो, अब आप जब भी आपकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देंगी, है ना? आपके मन में डाउट आएगा कि यार अगर यहाँ पर ये चीज लिखी है तो क्यों लिखी है? तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको मिल रहा है इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग फीचर, ठीक है? जिससे आप आपके जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हो। और क्या मिल रहा है आपको? टॉपर्स का गाइडेंस मिल रहा है। टॉपर्स का गाइडेंस, अब आप ये सोच रहे हैं कि यार हमको इतनी सारी चीजें तो आप दे ही रहे हो, अब टॉपर्स के गाइडेंस का हम क्या करेंगे? तो बेटा, जब कोई चीज किसी ने कर चुके होते हैं उन्हीं से हम उसको करने का नॉलेज लेते हैं। मतलब कैसे? अब सोचो कि आपको कुछ बहुत अच्छे पेपर की तैयारी करना है, ठीक है? जैसे कि 10th के बाद बहुत सारे लोग जेई की, नीट की और तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो
आप ये जो तैयारी है उन्हीं लोगों से पूछोगे ना जो वो तैयारी को कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों से उसकी जानकारी लोगे ना। तो जो लोग टॉप कर चुके हैं उन्हीं लोगों से गाइडेंस लोगे ना कि आपने क्या ऐसा करा कि आप टॉपर बन चुके हो, है ना। तो यही सारी चीजें क्या है, यही सारी चीजें आपको मिलेंगी टॉपर्स गाइडेंस में। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारी तैयारी में चार चांद लगा देगी। कैसे भैया? अब देखो इतनी सारी चीजें तो हमने कर ली सब कुछ, पर बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, मतलब कि जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद जब हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो वो कितना हमारे जो प्रैक्टिस है, हमारी जो तैयारी है उसको इनहेंस कर देंगे, है ना। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब ये वाले क्वेश्चंस हम कर लेंगे तो हमारी जो तैयारी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 51 रुपए में क्या क्या मिल रहा है, इतनी सारी चीजें मिल रही है, वो भी पूरे साल भर के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमने अभी बोल दिया तो सिर्फ इस तारीख से इस तारीख तक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको ये जो है वो पूरे साल भर के लिए मिलेगा, जिसमें हम आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक का पूरा खत्म करा देंगे। मतलब कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो तैयारी है वो कब तक कराएंगे, जब तक कि आपका आखिरी पेपर ना हो जाए, तब तक अधिविहान के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है। और अब शिक्षा जो है इतने सस्ते दामों में मिलेगी तो हर एक बच्चे तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है, तो जब इतनी अच्छी क्रांति जब कोई लाता है शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। तो इसी शिक्षा में इसी क्रांति के लिए, इसी क्रांति के लिए रितेश सर को शिक्षा मंत्री द्वारा क्या मिला है, शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो क्रांति लाए हैं, एक ऐसी क्रांति जिसमें शिक्षा पाने से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि शिक्षा एक ऐसे कोने तक भी जाएगी जहां पर पूरी फैसिलिटीज नहीं होती है, ताकि हर बच्चे को अपना एक मौका मिल सके। ठीक, तो चलिए और शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने जान ली हैं। ठीक है, और हो गई है अब हमारा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हम आज कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी शुद्ध पर्यावरण। शुद्ध पर्यावरण मतलब क्या होता है? शुद्ध पर्यावरण मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा वातावरण जिसको देखते से ही मन को सुकून मिल जाए, जहां पर कोई गंदगी ना हो, कोई प्रदूषण ना हो, किसी प्रकार का वातावरण में कोई अवांछनीय गंदगी ना, है ना। तो ऐसी ही जगह जो कि मन को सुकून दे, जो कि हर एक के लिए बराबरी से मिले, ऐसी जगह को ही शुचि पर्यावरणम कहते हैं, शुद्ध पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब इस पर्यावरण जो पाठ है, शुद्ध पर्यावरण जो पाठ है, शुचि पर्यावरणम, इसका हम परिचय जान लेते हैं और देख लेते हैं कि इस परिचय में क्या कह रहा है। तो देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है, किसने लिखा है और क्या बताया गया है इस कविता के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के हमारे हीरो, जो कि है हरिदत्त शर्मा जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार, हमने तो ये सुना है कि संस्कृत के जो लोग होते हैं वो तो मस्त शिखा वगैरह धारण करके, जनेऊ धारण करके और धोती कुर्ता मस्त बांध के और घूमते हैं, है ना, और संस्कृत में ही बात करते हैं। तो बेटा संस्कृत में बात तो ये भी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये हैं आधुनिक संस्कृत के कवि। ठीक है, आधुनिक संस्कृत के कवि। पर मैम ये तो कोट पैंट पहने हुए हैं। तो बेटा कोट पैंट पहने हुए इसलिए है क्योंकि ये आधुनिक संस्कृत के कवि हैं, मतलब कि अभी के कवि हैं। इनको 2007 में, ठीक है, 2007 में इनकी एक रचना संग्रह है जिसका नाम है लसल लतिका। और उसके लिए क्या मिला है? उसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो जब 2007 में इनको पुरस्कार मिला है तो ये मस्त रहेंगे ना, कोट पैंट पहन के पुरस्कार लेने जाएंगे, है ना।
इसलिए इन्होंने कोट पैंट पहने। तो ऐसा मत सोचना कि जरूरी नहीं है ऐसा कि संस्कृत बोलने वाले या संस्कृत पढ़ने वाले, ठीक है, क्या हो, पंडित जी जैसे दिखे या फिर शिखा धारण करे, जनेऊ धारण करे। ठीक, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर हम पाठ के परिचय पे। शुचि पर्यावरणम जो पाठ है उसका परिचय, और पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। ठीक है, अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। मतलब कि यह जो पाठ है, अयम मतलब क्या होता है, यह जो पाठ है वो कौन के द्वारा रचित है, वो रचित है आधुनिक संस्कृत कवि, मतलब कि आधुनिक संस्कृत के कवि कौन है, हरिदत्त शर्मा जी। और इनकी जो कविता है शुचि पर्यावरणम वो कहाँ लगी हुई है, तो वो लगी हुई है लसल लतिका रचना संग्रह में। ठीक है, लसल लतिका नाम का एक रचना संग्रह है उसमें लगी हुई है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे, अत्र कवि ही महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। मतलब कि यहाँ पर जो कवि है वो किस पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं किस पर, जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, बढ़ता हुआ आधुनिकीकरण है या मशीनीकरण है, उस पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमें और हमारे प्रदूषण, जो हमारी जो प्रकृति है उसको क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे प्रदूषण को नहीं, क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रकृति है उसको प्रदूषित कर रहे हैं, है ना, उसका जो वातावरण है उसको प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए वो चिंतित है। और क्या बता रहे हैं इसमें, सह कथ्यति, सह मतलब होता है वह, क्या होता है, सह, सह मतलब वह, ठीक है, कथ्यति यदिदं लोहचक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। मतलब कि ये क्या है, वो कहते हैं कि ये जो लोह चक्र है, लोह चक्र मतलब क्या होता है, लोह चक्र यहाँ पर दो चीजों को बताया गया है, एक तो काल के चक्र को मतलब कि समय के चक्र को, और एक मशीनीकरण के चक्र को। मशीनीकरण मतलब अब आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी कहीं ना कहीं मशीनें हैं। ठीक है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी तो मशीन है ना। अब जो मशीन है और हमारे जो आसपास है, जैसे कि हम सोचे एसी, ठीक है, और हम सोचे टीवी, फिर क्या, कार और फैक्ट्रीज, ये सब में क्या है कि इंसान जो है वो फंसते जा रहा है, इस चक्र में फंसते जा रहा है। और ये क्या करता है, हमारे मन को, हमारे शरीर को, उसको शोषण करता है। ठीक है, इसके कारण जो कवि है वो चिंतित है और बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लोह चक्र है वो हमारे शरीर को और मन को क्या करता है, शोषण करता है, मतलब कि उसको सुखा देता है। ठीक है, अश्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इसी कारण जो वायुमंडल है वो मलिन हो रहा है, मतलब कि गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके कारण कैसे दूषित हो रहा है, तो आपने सुना होगा ना, ओजोन परत जो है ना, वो किसके कारण मतलब उसमें छेद हो गया, आपने सोचा है। तो जो ओजोन परत है उसमें किसके कारण छेद हुआ, जो फ्रिज से, है ना, और जो एसी है उससे निकलने वाली जो गैसें होती है हानिकारक, वो क्या करती है, वो जो ओजोन परत है उसके लिए हानिकारक है, जिसके कारण उसमें छेद हो चुका है। और क्या है कि ये जो हमारी कार है, हमारी और भी जो मशीनें हैं, उससे क्या होता है, उससे निकलने वाला जो गंदा धुआं है, जैसे फैक्ट्री वगैरह से निकलता धुआं है, ये क्या करता है, ये वायुमंडल में जाकर, मतलब कि आसमान में जाकर, और हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो तापमान है उसको बढ़ाता है, और उसको बढ़ाता है तो यहाँ पर हमें गर्मी लग रही है। अब आपने सोचा होगा कि पहले के जमाने में जो गर्मी होती थी और अब के जमाने में जो गर्मी है उसमें कितना डिफरेंस है ना। तो वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण अब तो मौसम का कोई भरोसा भी नहीं है। आपने भी सुना होगा ना, सुबह ठंडी, दोपहर में क्या है, गर्मी, शाम में बारिश और रात में फिर से ठंडी, है ना। ये वाला जो चक्र है वो चलता रहता है, और किसके कारण होता है, ये वायुमंडल जो है वो उसके प्रदूषित होने के कारण। अब क्या है, बता रहे हैं यहाँ पर कि कवि ही
महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंज। ठीक है। और लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुंजित वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। मतलब कि यहाँ पर जो कवि हैं वो बता रहे हैं अपनी इच्छा कि वो अब इस जो महानगर है इसकी दुनिया से इसकी जिंदगी से तंग आकर और एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं, एक ऐसे वन प्रदेश में मतलब जंगल में जाना चाहते हैं जहां पर क्या हो, एकांत हो। ठीक है। एकांत हो। अब एकांत होगा तो आप क्या करोगे भाई, एकांत होगा तो वहां पर आपका मन शांत होगा, सुकून होगा, आपको अपने आसपास की जो सुंदरता है उसको क्या करने का मौका मिलेगा, आपको आपको उसको एडमायर करने का, मतलब कि उसको निहारने का, उसको तराशने का आपको मौका मिलेगा, है ना। और इसी चीज के लिए क्या करना है आपको, आपको कहा जाना है प्रकृति की शरण में। ऐसे ही कभी भी प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं जहां पर क्या मिले उनको, नदी मिले, झरने मिले, तालाब मिले, और क्या मिले, और मिले भैया पक्षी कुलकल रव कुंजित। ठीक है। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर क्या मिले उनको, बहुत सारे पक्षी मिले, पेड़ पौधे मिले, पर यहाँ पर जो पक्षी कलकुल रव रव कुंजित है उसका मतलब है कि बहुत सारे पक्षियों का समूह जिसकी बहुत अच्छी अच्छी मधुर मधुर आवाज सुनने को उनको मिले। ठीक है। अब पक्षी भी कहाँ होंगे, जहां पर पेड़ होंगे, जहां पर उनको उड़ने के लिए खुला आसमान होगा, ऐसी जगह पर पक्षी मिलेंगे। ठीक है। तो अब आशा है कि आपको ये जो परिचय है वो समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इस पाठ का सार। ठीक है। और सार से पहले इसका हिंदी अनुवाद जो कि अभी मैंने पूरा आपको समझाया है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि ये पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित है और कहाँ लिया गया है, लसन लतिका रचना संग्रह से। ठीक है। रचना संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर जो कवि हैं वो महानगरों में, ठीक है, यहाँ पर जो कवि है वो महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण से, मशीनों की अधिकता से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और क्या है कि यही कारण है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। देखो यहाँ पर भी वही लिखा है। और क्या लिखा है कि ये जो लोहे का चक्र है, मतलब कि जो ये मशीनीकरण है, इसमें क्या होता है, हम फंसते जा रहे हैं और ये हमारे जो मन है, हमारा जो शरीर है उसको सुखाते जा रहा है ना। और यही कारण है कि इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होते जा रहा है और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। इसी कारण जो कवि हैं वो भी चाहते हैं कि इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर जाना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहां पर नदी हो, झरने हो, वृक्ष हो, और क्या हो, ठीक है, पक्षियों का समूह हो, लता हो, कुंज हो, और पक्षियों के समूह की चहचहाट हो, गुंजयमान हो। मतलब कि आपने सुना भी होगा ना, जब कोयल बोलती है तो कितना सुकून मिलता है, जब पपीहा बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, मोर बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। अब जब इतने सारे पक्षी एक साथ बोलेंगे तो कितनी अच्छी और मधुर आवाज निकलेगी, है ना, जो कि हमारे मन को सुकून दे, हमारे तन को भी सुकून दे, क्योंकि अगर हम प्रसन्न तो हमारा जो तन है वो भी प्रसन्न, है ना। और ऐसी जगह पर वो जाने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। ठीक है भाई। अब आशा है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देख लेते हैं आगे इस पाठ का सार। जो चीज अभी हमने पढ़ी वही चीज इस पाठ का सार है, मतलब कि जो कविता का भाव है वही इसका सार है। ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी हम सार और देख लेते हैं। ठीक। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फोटो है। ये फोटो में क्या दिख रहा है कि ये जो शहर की दुनिया है इसमें कितनी हर जगह धुआं धुआं हो रहा है और हर जगह गंदगी सी हो रही है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपके साइड वाले का क्या हो रहा है। पता है कोरोना में जब शहरों में क्या हुआ था कि जो लोग हैं उनके इधर जो साइड में जो लोग रह रहे हैं उनमें से अगर कोई मर भी गया तो साइड वाले लोग जाकर पूछ भी नहीं रहे थे, है ना।
ऐसी भी कंडीशन आई थी और कुछ तो ऐसा भी हुआ था कि घर वाले भी अपने जो घर वाले परिजन हैं, जो शांत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनको देखने तक भी नहीं गए। ऐसी भी स्थिति आती है और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें शहरों में, महानगरीय जीवन में देखने को मिलता है, जिनको एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं है। उनको ये भी मतलब नहीं है कि हमारा जो साइड वाला जो इंसान है, हमारा जो साइड वाला जो पड़ोसी है वो कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसी ज़िंदगी होती है महानगरों में। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत पाठ आधुनिक युग में महानगरों के भीतर बढ़ते हुए प्रदूषण और मशीनी जीवन की विभीषिका को दर्शाता है। विभीषिका मतलब उसकी मुश्किलों को दर्शाता है। आज शहरों में बढ़ते हुए वाहनों और कारखानों के कारण वायुमंडल के क्या है जहरीला हो गया है, वायुमंडल को दूषित कर दिया गया है, ठीक है। जहाँ गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है, क्या कर रही हैं गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। अब आपने भी देखा होगा हर घर में एक या इससे ज्यादा भी गाड़ियां होती है और सभी गाड़ियों में से क्या होता है भैया धुआं भी निकलता है, ठीक है, गंदगी निकलती है। अब वो जो गंदगी है, धुआं है, ठीक है, गंदा जो धुआं है, वो क्या करता है, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और ऐसे प्रदूषण से बचने के लिए जो कवि हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो जाना चाहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर नदी हो, झरने हो और उस दृश्य को देख के उनके मन को सुकून मिले, ठीक है? आप भी जाना चाहते होंगे ऐसी कोई जगह, जैसे कि लोग जाते हैं मनाली, ठीक है, शिमला और उत्तराखंड जाते हैं। वहाँ पर क्यों जाते हैं? वहाँ पर जाते हैं वो उधर प्राकृतिक दृश्य देखने, पहाड़ देखने, नदियाँ देखने, है ना? जो कि उनको महानगरों में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? अब देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यह लोहे का चक्र अभी जैसे मैंने बताया कि लोहे का चक्र मतलब होता है जो समय का चक्र है और समय के अलावा जो मशीनों का चक्र है उसमें इंसान फँसते जा रहा है और ये क्या कर रहा है, ना केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य और मानवता के अस्तित्व के लिए भी संकट बना हुआ है। संकट कैसे बना हुआ है और वो भी मानवता के लिए। अभी तो आप बता रहे थे कि सिर्फ हमारे मन को और तन को सोखता है, तो बेटा जब हमारा मन ही खराब हो जाएगा तो सामने वाले इंसान को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है। अब जैसे कोई इंसान है उससे हमारा मन उठ गया है तो वो भले कुछ भी करे, वो हमें अच्छा लगेगा क्या? है ना? उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे क्या? नहीं होता ना ऐसा। तो वैसे ही ये जो है वो हमारे मानवता के अस्तित्व के लिए संकट बन चुका है। जल और भोजन में भी बढ़ती मिलावट ने जीवन को और भी दूषित कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदगी है, वो क्या है, लोग कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, जितना भी कचरा निकल रहा है वो सारा समुद्र में डाल देते हैं। अभी आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, है ना, कि जो समुद्र है उसमें जो मछलियां हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की पन्नियां चढ़ रही है। कैसे? क्योंकि वो जब तैरती हैं तो जो गंदा है, कचरा है वो उनके ऊपर आ जाता है ना, जिसके कारण उनको अपनी जो जगह है उसमें ही रहने में दिक्कत होती है ना। तो ये जो पानी है इसमें मिलावटें होती है, जैसे कुछ क्लोरीन वगैरह डालना, भले वो साफ करने के लिए यूज होता है क्लोरीन, पर है तो वो केमिकल, है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाएगा ही, ठीक। तो इसी सब चीजों के लिए क्या बता रहे हैं कि जल और भोजन में भी बढ़ती मिलावट ने जीवन को और भी दूषित कर दिया है। आपने सुना भी होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जितना गंदा आप खाना खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा, जितना गंदा आप पानी पियोगे वैसे आपकी वाणी भी होगी, है ना। ऐसी स्थिति में लेखक प्रकृति की शरण में जाने का आह्वान करता है और ऐसी स्थिति में अब जो कवि हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आह्वान करते हैं कि चलो भैया अब कहाँ चलना है, अब हमको जाना है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या मिलता है, हमको प्रकृति का सौंदर्य मिलता है, प्रकृति की शांति मिलती है, ठीक है। तो हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेखक जो लिखा है वो थोड़ा-सा गलत है, तो इसको हम कवि कर देते हैं, है ना? क्या कर देते हैं भैया? कवि कर देते हैं। नहीं तो आप बोलोगे मैम हम तो कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, पर यहाँ तो लेखक लिखा है। तो भई कर देते हैं इसको हम क्या? कवि।
ठीक है, क्या कर देते हैं हम इसको, ठीक, कवि प्रकृति की शरण में जाने का आह्वान करते हैं। उनका मानना है कि शांति और आत्मिक आनंद केवल गांव की प्रकृति में, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो दृश्य है उसी में मिल सकती है, प्राकृतिक छटा में मिल सकती है, झरने में, ठीक है, और कहाँ मिल सकती है, नदियों में मिल सकती है, ठीक, हरे भरे जंगलों में मिल सकती है। तो जो कवि हैं वो क्या करते हैं, जो कवि हैं वो हमें सचेत करते हैं कि भैया अब हमें चलना है कहाँ, अब हमें एक ऐसी जगह चलना है जहाँ पर हमें क्या मिले, प्राकृतिक जो दृश्य है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो देखने को मिले, ना कि ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या हो, गंदा प्रदूषण हो, ठीक है, क्या हो, गंदा प्रदूषण हो, और क्या हो, मिलावट भरी हमारी जीवन हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, क्या आगे देख लेते हैं कि जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि विकास की इस अंधी दौड़ में हम कंक्रीट की एक ऐसी पाषाणी सभ्यता में ना खड़ी कर दे, ठीक है, ऐसी सभ्यता में ना फंस जाए जहां पर जो प्रकृति है और जो हरियाली है वो ही लुप्त हो जाए। अंततः ये जो पाठ है ये हमें क्या संदेश देता है, ये हमें संदेश देता है कि हमें अब हमारी जो प्रकृति है उसका संरक्षण करना है, उसे बचा कर रखना है, ठीक है, और यही हमारा एकमात्र विकल्प अब इस समय में बचा है, ठीक है। नहीं तो आपने ये भी सुना होगा कि किसके लिए हम ग्लेशियर बचाएं, तो भाई किसी के लिए बाद में बचाना, पहले खुद के लिए तो बचा लो, तब तो दूसरों के लिए बचा पाओगे। जब चीज तुम्हें ही कोई नहीं मिलेगी तो दूसरों के लिए आप क्या बचाओगे, है ना, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, और देख लेते हैं हमारा आज का पहला पद्यांश। तो हमारा पहला पद्यांश जो है जिसमें कवि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा जीना है वो दूभर हो गया है, और गा रहे हैं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, है ना, क्यों बोल रहे हैं भैया। अब देख लेते हैं ये भी कि जो कवि हैं वो बोल रहे हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, मतलब कि जो कवि है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा जीवन है वो बहुत जीना दूभर हो गया है, मतलब कि मुश्किल हो गया। अब जैसे सास नहीं है बहू को ताना मारती रहती, इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरा जीना ही दूभर कर दिया, है ना, ऐसे ही करती है ना, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर जो कवि है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जीना जो है वो दूभर हो गया है, जो मुश्किल हो गया है, और क्या बता रहे हैं कि इसके बाद अब मेरे पास एक ही मात्र ऑप्शन है, एक ही मात्र सहारा है और विकल्प है, क्या है कि भाई अब मेरे को प्रकृति की शरण में जाना है, ठीक है, प्रकृति की शरण में जाना है, और बता रहे हैं शुचि पर्यावरणम, और वो भी कैसे, शुद्ध पर्यावरण की शरण में, ठीक। महानगर मध्ये चलद निशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर्दशनेर्मुना श्यान्येव जनग्रशनम सुचि पर्यावरणम, मतलब कि यहाँ जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि महानगर में जो काल का चक्र है, जो मशीनों का चक्र है वो दिन रात चलता रहता है, और क्या करता है, ये हमारे मन को, हमारे शरीर को सुखाता रहता है, उसका शोषण करते रहता है, ठीक है। और उनको डर लगता है, उनको चिंता होती है कि कहीं ये जो भयानक दांत वाला ये जो मशीनीकरण है, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये कहीं हमारी मानवता का, हमारे जो लोग हैं, मतलब कि जो व्यक्ति हैं उनका कहीं विनाश ना करते, है ना, मानव का विनाश ना कर दे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए हमारे पास एकमात्र ही सहारा है, वो क्या है, वो है प्रकृति की शरण में जाना, ठीक है। अब क्यों जाना, भाई जब हम प्रकृति की शरण में जाएंगे, जब हम प्रकृति को बचाएंगे, तभी तो हम अपने लिए और हमारे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या कर पाएंगे, बेहतर क्या भविष्य दे पाएंगे, ठीक है, बेहतर फ्यूचर दे पाएंगे, है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पद्यांश से शब्दार्थ
अब शब्दार्थ क्या है भैया, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं, पर फिर भी अपन देख लेते हैं। दुर्वहम मतलब कि कठिन, मुश्किल, दूभर, ठीक है। जीवितम मतलब कि जीवन, अनिशम मतलब कि दिन रात, ठीक है। चलद अनिशम है ना, तो वो जो चलद है वो क्या है, चल धातु मतलब कि चलता रहता है, ठीक। कालायश चक्रम मतलब कि लोहे का चक्र या फिर समय का चक्र। यहाँ पर कालायश चक्रम मतलब कि समय का चक्र या फिर लोह चक्र के बारे में बताया गया है। शोषयत, शोषयत मतलब कि सुखाना, ठीक है, शोषण करना उसका। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भी बहुत अत्याचार करा ना, हमारा भी शोषण करा ना, ठीक है। तो वो अंग्रेज क्या हो गए, शोषण करने वाले। और क्या हो गए हम लोग हो गए जिनके हम शोषित हो गए, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है इसलिए, ठीक है। तो शोषित जो सुखाते हुए, ठीक। जन कृष्ण मतलब कि मानव का विनाश ना हो जाए, मतलब मानव विनाश होता है। पर जो कविता है उसमें क्या बता रहे हैं, जो कवि है वो चिंतित है, क्यों है भैया, तो वो इसलिए चिंतित है क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये जो चक्र है, ये जो महानगर है, इसमें फंसकर जो लोग हैं वो अपनी मानवता ना खो दे, है ना, मानव का कहीं विनाश ना हो जाए। अब मानव भी कैसे है, मानवता होगी उसमें तभी तो वो मानव है, इसलिए, ठीक है। अमुना मतलब कि इससे, तनु मतलब कि शरीर, पेशियत मतलब कि पीसते हुए, जैसे सिलवट्टे पे जो चटनी पीसते ना वैसे ही पीसते हुए। वक्रम मतलब कि टेढ़ा, टेढ़ा चलता रहता है। दुर्दांते मतलब कि भयानक और डरावने, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसका फेस तो वैसे आपको वेनम जैसा दिख रहा होगा, पर ये वेनम नहीं है ना। यहाँ पर जो दुर्दांते मतलब होता है भयानक, और दशने ही मतलब होता है दांतों से। कहीं ये जो मशीन का या लोहे का जो चक्र है, ये क्या है, ये कहीं हमारे मानव का विनाश ना कर दे उसकी भयानक दांतों से, है ना, ऐसा कभी कह रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं भैया। अब हिंदी अनुवाद में क्या बता रहे हैं, तो हिंदी अनुवाद में बता रहे हैं, यहाँ शहरों में, कौन बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शहरों में जीवन जीना इतना दूभर हो गया है, इतना कठिन हो गया है। तो क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण बढ़ते जा रहा है ना। और क्या हो रहा है, मशीनों के चक्र में इंसान फंसते जा रहा है, उसका मन खराब होते जा रहा है, उसका जो शरीर है, तरीर नहीं है, शरीर है, ठीक है। तो शरीर जो है वो क्या होते जा रहा है, शरीर जो है वो सूखते जा रहा है, ठीक है। तो कवि भी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अब तो प्रकृति ही एकमात्र हमारा सहारा है, वो भी कैसा, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और साफ हो, ठीक है। महानगरों के बीच जो है वो दिन रात क्या चलता रहता है, लोहे का चक्र मतलब कि काल चक्र चलता रहता है, गाड़ियां चलती रहती है, मशीनें चलती रहती हैं, और ये क्या करती है, दिन रात बस चलती रहती है। ये मन को सुखा देती है, कैसे, कि जब एक इंसान दिन रात एक ही एक काम करे जा रहा है, कि एक काम करे जा रहा है, तो वो काम करते करते उसका मन सूखने लगता है, मन परेशान हो जाता है। और मन परेशान हुआ तो क्या होगा भैया, मन परेशान हुआ तो हमारा शरीर तो फिर खराब होना ही है, बीमारियों से घिर जाएगा। क्यों, अब देखो, जैसे मन खराब हुआ मतलब कि डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, ठीक है, और क्या हुआ, टेंशन हुई। अब जैसे ही आपने ये 3 जो चीजें हैं, ये जैसे ही आपके दिमाग पे, मन पे चढ़ी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, आपके जो शरीर है उसको भी खराब करने लगेंगी। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आपको आने लगेंगी, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छी जगह रहना है, साफ स्वच्छ जगह, और घूमते फिरते रहना है जहां पर हमें प्राकृतिक दृश्य दिखे, ठीक है। और क्या करना है कि ये जो कवि हैं वो क्या बताते हैं हमको, कि ये जो मन है, ठीक है, ये जो क्या करता है, जो मन है उसको सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा घूमता रहता है ना, टेढ़ा घूमता रहता है। और क्या करता है, इसके जो भयानक दांत है, यहाँ पर जो कवि हैं वो अपनी चिंता दर्शा रहे हैं कि इसके जो भयानक दांत हैं, इसमें कहीं फंसकर और इंसान जो है, ठीक है, वो कहीं अपनी मानवता ना खो दे, कहीं वो मानव का विनाश ना कर दे। इसलिए वो यहाँ पर अपनी चिंता दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया आप समझ जाओ, प्रकृति ही हमारा एकमात्र सहारा है, प्रकृति ही हमारी एकमात्र शरण है, और उसको बचाओ, इसको संरक्षित करो, ठीक है। तो पहला पद्यांश आया समझ में। अब जाते हैं अपन दूसरे पद्यांश पर, जिसमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शहर होता है, वहां पर क्या होता है भैया, वहां पर होता है
बहुत सारा धुआं हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत फैक्ट्रियाँ होती हैं, गंदगी निकलती है और क्या होता है, कहीं भी जा रहे हैं लोग सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं और बीड़ी पी रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, जो ट्रैफिक है वो उसमें बहुत सारी गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, ऐसा होता है ना? तो वैसे ही यहाँ पर जो कवि हैं वो बता रहे हैं दूसरे पद्यांश में कि कज्जल मलिनम, क्या? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्त्यो ह्यनन्तः कठिनम संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इतनी सारी गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों मतलब कि जो 100 के आंकड़े में चलती है ना, ठीक है, उसको सैकड़ों में बोलते हैं, उससे शत बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना 100% सत्य, ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या होता है 100% सही, है ना? तो वो जो 100% है, 100 का जो नंबर है उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? शत, और हिंदी में क्या बोलेंगे? सैकड़ा या सैकड़ों, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कवि कि सैकड़ों गाड़ियां हैं जो कि वो चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, उनमें से काजल जैसा काला धुआं निकलता है, ठीक है? आपने वो सुना भी होगा, मूवी देखने जाते हो तो सबसे पहले एक ऐड आता है ना थिएटर में, रमेश वाला, कि इस शहर को हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, ठीक है? वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो वो अपने जो भी धूम्रपान है उसके लिए बोलते हैं, पर वो हमारे ये जो धुआं है जो कि गाड़ियों से निकलता है उसका भी बताते हैं, है ना? और इसके अलावा इनसे क्या होता है, इससे बहुत सारी आवाजें होती है जो कि हमारे मन को खराब करती है। अब आप ही बताओ, आप यहाँ पर सुकून से बैठे हो और कोई आपके कान के इधर आके और भोंपू बजाने लगे, कहीं वो कबाड़ी वाला आके चिल्लाने लगे, है ना? अब जैसे आप संडे के दिन सोते हो, सोचते हो कि यार छुट्टी है, मस्त सो जाओ, पर वहां से कौन आता है? कचरे वाली गाड़ी आती है और गाना बजाते बजाते नींद और खराब हो जाती है ना? फिर कौन आता है? फिर थोड़ी देर बाद सब्जी वाला आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद दूध वाला आ जाएगा, वो घंटी बजाएगा बहुत तेज आवाज में। फिर कौन आ जाता है? फिर आ जाता है कबाड़ी वाला। और ये क्या करते हैं, अपने जो माइक है उसमें बस चिल्लाते-चिल्लाते पूरे जो जगह है वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये क्या करती है? हमारे मन को खराब करती है, ठीक है? अब हालाँकि वो उनका काम है, पर ये क्या करती है, बहुत तेज जो आवाज़ें होती है वो क्या करती है, हमारे मन को खराब करती है। वैसे ही इनसे जो निकलने वाली जो आवाज़ है ना, जो इनके हॉर्न है, वो हमारे मन को खराब करती है, हमारा सर दुखा देती है, ठीक है? तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि शतशक्ति आनम जो है, मतलब कि जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो काजल जैसा गंदा, काजल जैसा मलिन जो है वो धुआं छोड़ती है, ठीक है? मुंचती मतलब होता है छोड़ना, धूमम मतलब होता है धुआं, और वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, और जो वाष्पयान माला है मतलब कि रेलगाड़ी, हमारी रेलगाड़ी, ठीक है? तो जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है, जो इसको जब ये पटरियों पे दौड़ती थी, तो ये जब पहले की है, ठीक है? पहले मतलब पहले जो रेलगाड़ी होती थी वो क्या धुएँ वाली चलती थी, मतलब कि कोयले वाली चलती थी। उसमें आप कोयला डालो, ऊपर से धुआँ निकलता था, वो भी बहुत सारा और बिल्कुल काला-काला, ठीक है? तो जो रेलगाड़ी है उसमें से धुआँ भी निकलता था, और क्या करती है, पटरियों पर इतनी तेज़ आवाज़ से दौड़ती है, इतनी तेज़ दौड़ती है कि इसकी जो आवाज़ है वो क्या होती है, लोगों को परेशान करती है। आपने भी देखा होगा ना कि जैसे आप कोई ट्रेन में बैठे हो यहाँ पर और दूसरी ट्रेन इधर है, और यहाँ से जब जो ट्रेन जा रही है तो दूसरी ट्रेन में बैठे लोग हैं वो बिल्कुल एकदम डर जाते हैं, उनकी हार्ट बीट ऐसी तेज हो जाती है, दिल ज्यादा तेज धड़कने लगता है ना? तो क्यों होता है? क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो बहुत तेज आवाज करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यानानाम पंक्तयो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो कि इतनी सारी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, इसमें ये क्या है, पूरी रोड को घेर लेती हो, और रोड के घेरने के बाद क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, किसका, लोगों का, ठीक है? अब कभी भी यही बोल रहे हैं कि भैया मेरे को महानगर में ढंग से घूमने के लिए जगह भी नहीं मिलती है ना? और इसलिए मेरे को कहाँ जाना है, एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मैं क्षण भर के लिए बैठ तो सकूं, वहां पर थोड़ा घूम तो सकूं, अपनी जो प्रकृति है उसको मैं देख तो सकूं, ठीक? तो यही जो है वो कवि कहते हैं, ठीक है? ठीक। अब इसमें क्या है कि शुचि पर्यावरणम बता रहे हैं, तो शुचि पर्यावरणम मतलब कि
शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण, ठीक है। शुचि पर्यावरण मतलब क्या होता है कि शुद्ध पर्यावरण। अब वो बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि भैया शुद्ध पर्यावरण ही अब हमारा एकमात्र सहारा है, जो हमारी प्रकृति है उसको संरक्षित करो, बचाओ। अब देख लेते हैं हम इसके शब्दार्थ, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, कितनी अच्छी अच्छी फोटोज है, और ये फोटोज हमें क्या बता रही हैं, इनके अर्थ बता रही हैं। कैसे बता रही हैं? सबसे पहले कज्जल मलिनम मतलब कि काजल जैसा काला और घना धुआं, ठीक है। धूमह मतलब कि धुआं। फिर मुंचती छोड़ना, ठीक है। ये जो गाड़ियां हैं ये क्या कर रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं। शत शक्ति आना मतलब कि सैकड़ों गाड़ियां, यहाँ पर भी देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं, ठीक है। और फिर क्या बता रही है, बाष्पयान माला। बाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी की पंक्ति, जो पूरी पंक्ति है ना, पूरी रेलगाड़ी है, ठीक। वितरंती मतलब कि छोड़ती हुई या बांटती हुई। ध्वानम मतलब कि बहुत तेज आवाज। आपने जब ट्रेन आती है उसका हॉर्न सुना है? जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है वो बिल्कुल हिल जाता है ना? ऐसे ही होता है ना। संचरणम, संचरणम मतलब क्या होता है, चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना। क्यों भैया यहाँ पर संचरणम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कवि बता रहे हैं कि सड़कों पर इतनी सारी गाड़ियां होती कि मेरा एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत होती है। मैं एक जगह से दूसरी जगह भी ढंग से नहीं जा पाता हूँ। यही चीजें कौन बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं। और देख लेते हैं हम इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है। हिंदी अनुवाद में कवि क्या बता रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि जो सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों जो मोटरें हैं, वो क्या करती हैं, वो काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ देती हैं। और क्या करती है, जो रेलगाड़ी है, ठीक है, वो क्या करती है, बहुत ज्यादा शोर मचाती हुई दौड़ती है, मतलब कि पटरियों पर दौड़ती है, चलती है, ठीक। और क्या बता रहे कवि यहाँ पर, सड़कों पर वाहनों की लाइनें इतनी लंबी हैं कि वहां से गुजरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमारे पास शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा हमारे पास बचा है, और हमें उसको संरक्षित करना है। आपको जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया अब बचाओ, मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, कि अब बचाओ, किसको बचाओ, प्रकृति को बचाओ, ठीक है। तभी आपको भी अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको अच्छा जीवन मिलेगा। अगर अच्छा जीवन चाहिए है तो क्या करो, प्रकृति को बचाओ। और आ जाते हैं हम हमारे तीसरे पद्यांश पर। तो भैया देख लेते हैं कि हमारे जो कवि हैं वो तीसरे पद्यांश में क्या कह रहे हैं। तो तीसरे पद्यांश में जो कवि हैं वो बता रहे हैं, वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। मतलब कि यहाँ पर जो कवि है वो बता रहे हैं क्या, वो बता रहे हैं कि भैया अब यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्रदूषित हो गया है ना। इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है, ना ही हमें निर्मल जल मिल रहा है पीने के लिए, साफ स्वच्छ जल भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, हमें कुछ दूसरे कामों के लिए भी निर्मल और स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है, जैसे कि आप अभी की कंडीशन में देख सकते हो, गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहां पर क्या होता है, और भी जगह है, पर मेनली ये दो जगह एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत नीचे गहराई में जाकर पानी लेकर आना पड़ता है, ठीक है। और बता रहे हैं कि खाने की भी जो चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिलावटें हो रही हैं खाने में, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही आपकी दिवाली आई, होली आई, या फिर क्या आया, रक्षाबंधन आई, जहां मिठाई बनाने के काम आया वहां पर मावे में मिलावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर डिमांड ज्यादा होती है और पैसे कमाना होता है हलवाइयों को, तो वो क्या करते हैं, मावे में मिलावट कर देते हैं। और क्या होता है, और भैया जैसे कि आप जा रहे हो दाल खरीदने, ठीक है, तो दाल में क्या करते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी की दाल रख देते हैं, और क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है वो लो क्वालिटी की दाल रख देते हैं, और कुछ जो है वो कंकड़ डाल देते हैं, और ऐसे करके आपको 1 किलो की दाल वो बनाकर दे देते हैं, ठीक है। और पनीर में भी मिलावट हो रही है, मतलब कि खाने पीने की चीजों में मिलावट हो रही है। तो चलो ये तो हो गई कि खाने पीने की चीजों में मिलावट हो रही है, इसके अलावा क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत सारी फसल उगाना है, बहुत सारा क्या करना है, पैसा कमाना है, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जो खेत है उसमें फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, वो भी कौन से वाले, केमिकल वाले, जिनके
जिसके कारण क्या होती है कि जो हमारी धरती है वो दूषित हो जाती है ना? और इसके कारण क्या होता है, हमारी जो धरती है वो प्रदूषित हो रही है, दूषित हो रही है। और इसलिए जो कवि है वो बोलते हैं कि करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। और इसके लिए हमें क्या जरूरत है, इसके लिए हमें जरूरत है कि हमें अपने मन को, अपने आसपास की जो दुनिया है उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे पास एकमात्र सहारा क्या है, एकमात्र सहारा हमारे पास शुद्ध पर्यावरण है। तो चलिए देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। ठीक है, जैसे कि भ्रशम, भ्रशम मतलब क्या है, अत्यधिक। ठीक है, भक्ष्य मतलब क्या है, भोज्य पदार्थ या फिर खाने योग्य पदार्थ। और फिर क्या आ रहा है, समलम मतलब कि गंदगी से युक्त, मल से युक्त। अब आपने देखा होगा कि बाहर जाते हो, ठेलों पे जो खाना खाने जो आप चले जाते हो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि वहीं पर वो उनका जो खाना रहता है उसको वो कहीं ढक रहे तो ढक रहे हैं, नहीं ढक रहे तो वो ऐसा खुला रखा है। वहीं साइड में नाली है, मक्खियां उड़ रही हैं, गंदा सब धूल उड़ रही है और वो खाने पे जा रही, और हम चले जाते हैं और बोलते हैं वाह क्या टेस्ट आ रहा है, और खा भी लेते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है, गंदगी से युक्त खाना है। ठीक, अब देख लेते हैं इसका हम क्या हिंदी अनुवाद की भैया कवि क्या कह रहे हैं। तो कवि बता रहे हैं कि आज वायुमंडल में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रदूषण बढ़ गया है, बहुत अधिक ये जो है वो प्रदूषित हो गया है। और पीने का पानी भी साफ नहीं बचा है, खाने-पीने की चीज़ों में भी बुरी चीज़ों की क्या हो गई है, मिलावट हो गई है। और क्या है कि पूरी जो धरती है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है वो गंदगी से भर चुकी है। अब समय आ गया है, काय का समय आ गया है, तो भैया अब समय आ गया है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है और हमारा जो अंतर्मन है, ठीक है, मतलब कि अंदर की दुनिया, दोनों को बहुत ज्यादा शुद्ध करने की, बहुत ज्यादा सफाई की अब जरूरत होगी। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय क्या बच रहा है, शुद्ध पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया कि तीसरे पद्यांश में कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे थे। अब देख लेते हैं चौथे पद्यांश में कवि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कंचित कालम नए माम स्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयः पूरम। और का एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरण। मतलब कि यहाँ पर जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि भैया मेरे को कुछ क्षण के लिए ही सही, ये जो नगर वाली जो दुनिया है ना, यहाँ से एक ऐसी जगह पर, एक मतलब कि जो गांव है उसकी सीमा पर एक ऐसी जगह हो जहाँ पर एकांत जंगल हो, जहाँ पर मैं क्या देख सकूं, तालाब देख सकूं, झरने देख सकूं, नदियां देख सकूं, पेड़ पौधे देख सकूं, और क्या कर सकूं, वहां पर क्षण भर के लिए ही सही चल सकूं। ठीक है, तो एक ऐसी जगह पर मुझे ले चलो। कौन से बोल रहे हैं कि अपने आप से कि भैया अब तो मैं इधर से बहुत तंग आ गया हूँ, मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहता हूँ। कहाँ पर, महानगरों में, क्योंकि वहां की जो दुनिया है वो क्या कर रही है, वो उनको परेशान कर रही है, मतलब उनका जो मन है उसको परेशान कर रही है, वो वहां पर तंग आ चुके हैं। इसलिए क्या चाह रहे हैं वो, एक ऐसी जगह पर जाना जहां पर उनको सुकून मिले। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। शब्दार्थ जैसे कि है हमारा ग्रामंते मतलब कि गांव की सीमा पर, पयः पूरम मतलब कि जल से भरा हुआ, कांतारे मतलब कि जंगल में, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि गांव की सीमा पर, ठीक है, हम बता रहे हैं। तालाब पयः पूरम, जंगल किसको बोलेंगे, कांतारे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में क्या बोल रहे हैं कवि, तो हिंदी अनुवाद में कवि जो है वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे कुछ समय के लिए ही सही पर एक ऐसी जगह पर ले चलो जहां पर क्या हो, जो कि शहर से दूर हो, और क्या हो, गांव की सीमा पर हो वो जगह। ठीक है, झरने हो वहां पर, नदियां हो वहां पर, जल से भरे हुए तालाब हो, सुंदर सुंदर छोटे छोटे, और क्या हो, वहां पर मैं तालाब देखना चाहता हूँ, ये सारी जो चीजें हैं मैं वहां पर मैं देखना चाहता हूँ।
और मेरी ये बहुत ज़्यादा इच्छा है। कोई चीज़ होती है ना कि जैसे कि आपको जाना है घूमने मनाली, ठीक है? अब आप जा नहीं पा रहे क्योंकि आप आपके कामों में फँसे हुए हो, ठीक है? तो आप इच्छा करते हो ना कि यार मैं चला जाऊँ वहाँ पर, भले थोड़ी देर के लिए ही सही, 2 दिन के लिए ही सही, बस मैं चला जाऊँ, वहाँ पर मैं ये करूँगा, वहाँ पर मैं वो करूँगा। ऐसा आप सोचते हो, वैसे ही यहाँ पर कवि भी सोच रहे हैं, ठीक है? और क्या बता रहे हैं कि भले मेरे को लेकर चलो क्षण भर के लिए, ठीक है? और वहाँ पर मैं क्या कर सकूँ, घूम सकूँ, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही क्या है, हमारा एकमात्र उपाय है, ठीक है? अब देख लेते हैं आगे, कौन-सा पद्यांश हमारा 5वां पद्यांश। इसमें क्या बता रहे हैं कवि? तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि अब देखो, अभी तो वो इच्छा कर रहे थे, अब वो कहाँ हैं? वो पहुँच चुके हैं वहाँ पर, ठीक है? मतलब भले ही अपनी इमेजिनेशन में या भले ही हम वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो अगर वो बता रहे हैं कि भई यहाँ पर जैसे कि मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, वहाँ पर मैं क्या-क्या देख रहा हूँ? मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि जैसे कि पेड़-पौधे, ठीक है? बहुत सारे फूलों की पंक्तियाँ, जो कि हवा चल रही है ठंडी-ठंडी, मधुर-मधुर जो हवा चल रही है ना? हल्की-हल्की सी, उसमें क्या हो रहा है, जो फूल हैं वो हिल रहे हैं और वहाँ पर जो सुंदर-सुंदर लताएँ हैं, वो पेड़ों के ऊपर फैल चुकी है और वो इतनी सुंदर लग रही हैं, जो कि मेरे मन को लुभा रही हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बताओ कवि क्या बोल रहे हैं? हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगम नम सुचि पर्या वर्णम। मतलब कि यहाँ पर जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि हरे भरे पेड़, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हरे भरे जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? उस पर जो है वो बहुत सारी जो लताएँ हैं, उनकी जो माला है वो बहुत सुंदर लग रही है। रमणीय मतलब क्या होता है? सुंदर लग रही है, ठीक है? ललित मतलब कि सुंदर-सुंदर लताएँ। अब जैसे कि वो फूल की भी हो सकती हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? फिर कुसुमावली मतलब कि फूलों की जो पंक्तियाँ हैं, वो क्या है? हवा के द्वारा हिलाई जा रही है और वो इतनी सुंदर लग रही हैं, भैया, जैसे कि आपने देखा होगा फ़िल्म में डीडीएलजे में, उसमें जब वो सिमरन ऐसी दौड़ कर आती है राज के पास सरसों के खेत में से, तो जो हवा चलती है और जो फूल हिलते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं। वैसे ही फूल यहाँ पर भी अच्छे दिख रहे हैं और मन को लुभा रहे हैं, ठीक है? किसके? कवि के मन को, ठीक? और वो क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे लग रहे हैं कि मैं इनको जाकर चुन लूँ, उनको जाके मैं तोड़ लूँ, ठीक है? पर वो तोड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको प्रकृति को बचाना, प्रकृति का संरक्षण करना है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी बार ऐसा सुना होगा चमेली, आम, ठीक है? पर यहाँ पर हम संस्कृत में चमेली और आम को क्या बोलते हैं? तो हम चमेली और आम को बोलते हैं सबसे पहले तो नवमालिका। नवमालिका मतलब होता है चमेली। क्या होगा भैया? चमेली। इसके ऊपर से कितने सारे गाने भी बने हैं, है ना? फिर लड़कियों के नाम भी होते हैं चमेली। और यहाँ पर क्या हो गया? रसालम मतलब कि आम। क्या हो जाएगा? आम, ठीक है? मिलिता रुचिरम संगमनम मतलब कि यहाँ पर जो आम के पेड़ है उसके ऊपर जो चमेली की लताएं हैं, जो चमेली की बेला है, वो इतनी सुंदर लग रही है कि भैया उसको देखने में क्या हो रहा है, मतलब मन खुश हो रहा है। इतना सुंदर लग रहा है, लोग इतने सुंदर सुंदर पेड़ सजाते हैं, उनको उनकी केयर करके रखते हैं, पर प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अपने जो भी काम है, जो भी उनकी प्रक्रिया है वो उसको करती रहती है और उससे क्या होता है? उससे एक ऐसा दृश्य बन जाता है जो कि हर एक के मन को लुभा जाए, ठीक है? अब देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या है? कुसुमावली। कुसुमावली मतलब क्या होता है? तो कुसुमावली मतलब होता है कि फूलों की पंक्तियाँ। फिर समीर चलिता मतलब कि हवा से चलाई हुई। और क्या है? रुचिरम मतलब कि सुंदर, ठीक है? जैसे कि हम बहुत अलग-अलग भाषाओं में सुंदर बोलते हैं, है ना? जैसे कि सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है? या फिर और क्या बोल सकते हैं? मार्वेलस। पर यहाँ पर हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? रुचिरम, ठीक है? ठीक। अब आ जाते हैं हम किस पर? अब आ जाते हैं हम हमारे हिंदी
अनुवाद पर, जिसमें कवि जो है वो क्या बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कवि बता रहे हैं हरे भरे जो पेड़ होते हैं वो क्या है, और सुंदर लताएं जो हैं उनकी जो माला है वो क्या कर रही है, मन को बहुत ज्यादा लुभा रही है, मन को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है, प्यारी लग रही है। हवा से झूमती हुई जो फूलों की पंक्तियां हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है, उनके मन को लुभा रही है ना, उनके मन को लुभा रही है। और क्या है कि उनका जो मिलन है, जैसे कि आम और क्या, चमेली, चमेली और आम का जो मिलन है, मतलब कि पेड़ पर जो चमेली की जो बेल है वो जो लिपटी हुई है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रही है और सुखद लग रही है, उसको देखना बहुत सुकून दे रहा है हमारी आंखों को। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र सहारा है। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा सहारा है, क्योंकि भैया अगर हमको ये चीजें देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, या हमें क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा क्या, हमको शुद्ध पर्यावरण बनाए रखना पड़ेगा, हमको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, पर्यावरण ही हमारा एकमात्र सहारा है, ठीक। अब देख लेते हैं आगे। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो कि हरे कलर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, तो कोई तो रीजन होगा। तो साइंटिफिकली भी एक ये रीजन है कि अगर आप ग्रीन कलर के आसपास रहते हैं या फिर ग्रीन कलर आप देखते हैं तो आपका जो मन है वो उसको शांति मिलती। क्यों? क्योंकि हरा कलर जो है वो शांति का प्रतीक है, ठीक है। सफेद कलर भी शांति का प्रतीक है, पर जो हरा कलर है वो मन को शांति देता है। कैसे? मन को खुश करके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भले आप कितने भी परेशान हो, पर आप जरा देर गार्डन में चले जाओ और नंगे पैर घास पे चल लो, आपकी जितनी भी टेंशन है वो क्या हो जाती है, सारी हट जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें प्रकृति के पास रहना चाहिए, हमें प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए, तभी तो हम अच्छे रह पाएंगे, है ना। हमारे आसपास जो हमारा एरिया है उसको साफ रख पाएंगे, ठीक। तो इसलिए लोग क्या करते हैं इसको, जिनको आजकल जो महानगर है वहां पर उनको घास नहीं मिल पाती है नेचुरल वाली, ठीक है, मतलब कि जो असली घास नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करते हैं अपने घरों में नकली घास लगा लेते। क्यों? क्योंकि वो देखने में भी अच्छी लगती है और क्या करती है, हमारे मन को भी सुकून देती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो छठवां पद्यांश है, इसमें कवि क्या कह रहे हैं। तो भैया इसमें बता रहे कवि कि ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हे मेरे मित्र, मेरे मित्र मतलब कि तुम, मतलब कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स है ना, उनके कवि के सामने जितने भी लोग हैं उनको, मुझे, मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सबको क्या कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनके मित्रों को संबोधित कर रहे हैं कि चलो भैया एक ऐसी जगह पर चलें, कहाँ पर, जहां पर क्या हो, खग मतलब कि पक्षी, ठीक है, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब कि उनकी आवाज, उनका जो मधुर आवाज है, मधुर ध्वनि है वहां, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ की वो जो जगह है वो गुंजायमान हो, ठीक। और ये कहाँ पर होगा, ये सिर्फ होगा वन देश में, मतलब कि जंगल में, ठीक। दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, पुर मतलब कि नगर, जैसे कि आप देख सकते हो नगर में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही फ्राइडे नाइट आई, सैटरडे नाइट और संडे नाइट, इन टाइम पर मतलब कि वीकेंड्स पर क्या होता है कि जो लोग हैं जिनको छुट्टियां मिलती है वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मस्त क्लब में पार्टी करते हैं, ठीक है, या फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने जाते हैं, या कैसे जाएंगे फिर, अब वो जाएंगे तो कार से या गाड़ियों से ही जाएंगे, है ना। और कहाँ जाते हैं, पार्टीज वगैरह में, जहाँ पर बहुत सारी लाइट होती है, बहुत ज्यादा शोर होता है। तो ये चीजें क्या करती है, हमें भ्रमित कर देती है ना। भ्रमित मतलब कि कुछ समय तक ही अच्छी लगती है, फिर वो हमें चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। और इनसे जो डरे हुए लोग होते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो प्रकृति है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने, हमारी प्रकृति ने क्या
इधर पर सुख का संदेश धारण करा है। कैसे लोगों के लिए? जो लोग डरे हुए हैं, मतलब कि नगर के जो आवाज से, जो शोर है उससे जो डरे हुए लोग हैं, भ्रमित जो लोग हैं, उनके लिए हमारी प्रकृति ने क्या करा है? सुख का संदेश धारण करा है। चाक्य चिक्क जालम नो कुर्याज जीवित रसहर्णम सूचि पर्यावरणम, मतलब कि तीसरी पंक्ति में जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि भैया ये जो नगर है इनकी क्या है? चकाचौंध भरी दुनिया कहीं इंसानों का, है ना, मतलब कि हमारे जीवन का आनंद ना छीन ले, हमारे जो जीवन का रस है, मजा है, वो ना छीन ले। इसलिए अगर हमें अच्छे से रहना है, हमारे जीवन में रस बनाए रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें पर्यावरण को संरक्षित करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या? हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या बता रहे हैं कि जैसे खगकुल कलरव, मतलब कि पक्षियों के समूह की ध्वनि। ठीक है, चाकचिक्य जालम, मतलब कि चकाचौंध भरी दुनिया, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, है ना? ठीक, अब आप देख लेते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं हमारे टॉपर्स के बारे में। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो अरिविहान का जो अभियान है कि शिक्षा को ऐसी जगह तक पहुंचाया जाए जहां पर क्या हो, जहां पर जो बच्चे हैं, ठीक है, छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती है, उन बच्चों तक भी पहुंचाया जाए। वो भी सिर्फ कितने रुपए में? वो भी सिर्फ 51 रुपए में। कितने साल के लिए? पूरे साल के लिए। ठीक है, कितने मतलब समय के लिए? पूरे साल के लिए टॉपर्स नोट्स मिलेंगे और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी मिलेंगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेंगे, और क्या मिलेगा आपको? आपको टॉपर्स की गाइडेंस मिलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम हमारा हिंदी अनुवाद, जिसमें कवि क्या बोल रहे हैं? कवि बता रहे हैं कि मेरे मित्र, चलो उस वन प्रदेश में या एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे जंगल में जहां पर क्या हो? पक्षियों के मधुर शोर की चहचहाट हो, वहां पर जो शोर है वहां पर गूंज रहा हो। किसका? पक्षियों का। शहरों के शोर शराबे से परेशान जो लोग हैं, डरे हुए जो लोग हैं, उनके लिए प्रकृति ने सुख का संदेश धारण किया है। ठीक है, शहरों के जो ये चकाचौंध होती है, ये कहीं हमारे जीवन का रस ना खत्म कर दे, है ना, या फिर हमारे जीवन का जो मजा है वो ना खत्म कर दे, और हमारे क्या है, हमारा जो आनंद है उसको छीन ना ले। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र उपाय है जिसको हमें संरक्षित करके रखना है। तो अब देख लेते हैं आगे। ठीक है, देख लेते हैं आज के हमारी कविता का आखिरी पद्यांश, जिसमें हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे कि जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि ये जो हमारी पाषाणी सभ्यता है, हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, पक्की जो जगह है, उसमें कहीं हमारे जो पेड़ हैं, हमारी जो प्रकृति है, वो नष्ट ना हो जाए। ठीक है, इसलिए वो कामना करते हैं कि इंसान का और प्रकृति का जो जीवन है, मतलब कि आगे का जो आने वाला सफर है, वो मंगलमय हो, और कहीं इनका जो रस है, इनका जो आनंद है जीवन का, वो ना खत्म हो जाए। इसलिए वो क्या बताते हैं कि प्रकृति ही हमारा एकमात्र सहारा है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, मतलब कि पत्थरों के नीचे कहीं हमारे लता, मतलब कि बेल, और मतलब जो बेला होती है ना वो, तरु मतलब कि पेड़, गुल्मा मतलब कि झाड़ियां, ये कहीं पिस ना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी पाषाणी सभ्यता है, इसमें हमारी जो प्रकृति है उसका समावेश ना हो जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है, और क्या बता रहे हैं? मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, और बता रहे हैं कि मैं मानव के जीवन की मंगल कामना करता हूँ कि भैया उनका जो जीवन है वो अच्छा निकले, कहीं उनका जो जीते जी उनके जीवन का जो आनंद है, उनके जीवन का जो रस है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, और इस रस को बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय हमारे पास है शुचि पर्यावरण, मतलब कि शुद्ध पर्यावरण। अब देख लेते हैं हम इसके शब्दार्थ। ठीक है, क्या देख लेंगे? शब्दार्थ। अब प्रस्तर तले मतलब कि पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मा मतलब कि लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी मतलब कि पथरीली,
और निसर्गे मतलब कि प्रकृति में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी कविता का समापन होता है। ठीक है, जिसमें अब हम इसका हिंदी अनुवाद और देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं, और फिर हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद में देख लेते हैं कि कवि क्या बता रहे हैं कि विकास की संधि दौड़ में, मतलब कि हमारा जो आसपास का एरिया है, हमारे जो महानगर है, इसमें इतना ज्यादा आधुनिकीकरण हो रहा है कि कहीं इसमें क्या हो जाए, इसमें क्या ना हो जाए कि कंक्रीट के जो भारी पत्थर है, ठीक है, इन और जो इमारतें हैं, इसमें हमारे जो कोमल लताएं हैं, वृक्ष हैं, और क्या है, झाड़ियां हैं, ठीक है, ये दबकर नष्ट ना हो जाए। ठीक, और क्या बता रहे हैं कवि यहाँ पर कि प्रकृति के आंचल में ये पाषाणी सभ्यता इस तरह हावी ना हो जाए कि हरियाली जो है वो पूरी तरह नष्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए। मेरी प्रार्थना उस प्रकृति के लिए है जो मानव के जीवन को पोषण दे, ठीक है, उसको आनंद दे, ना कि ऐसी पाषाणी सभ्यता के लिए या ऐसे आधुनिकीकरण के लिए जो कि औद्योगिक प्रदूषण बढ़ाए। ठीक, प्रदूषण बढ़ाए और क्या करे, मनुष्य का जो जीवन का जो रंग है, उनका जो आनंद है, उसको जीते जी खत्म कर दे, है ना। अब जैसे कि रस खत्म हो जाएगा तो फिर उनके जीवन में जीने की क्या ही इच्छा रहेगी, इसलिए। ठीक, अतः मानवता को बचाने के लिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पर जो है हमारी कविता का समापन हो गया है, और अब हम देख लेते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको प्रश्न कैसे आते हैं, तो सबसे पहले भैया आप अगर पेपर में देखोगे, जैसे अभी आपके पेपर आएंगे, ठीक है, फिर आपके जैसे 6 माही आएगी, 12 माही आएगी, इसमें क्या करोगे, आपके जो पेपर आएंगे ना, तो इसमें जो हमारी कविता है उससे कुछ पद्यांश आते हैं, और उन पद्यांशों को पढ़कर कुछ प्रश्न आते हैं और उनको उत्तर करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला पद्यांश हमारा। ठीक, आपके लिए उदाहरण के रूप में दिया गया, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तियों ह्यनन्तः कठिनम संचरणम शुचि पर्यावरणम। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ये जो दिया गया पद्यांश है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि उसमें हमें पूरी चीजें समझ आ जाए, उसको समझ लेना है। फिर हमें क्या करना है, हमको उसके प्रश्न पढ़ना है। जैसे सबसे पहले शतशक्तियानम किम मुंचति, है ना, मतलब कि सैकड़ों जो गाड़ियां हैं वो क्या छोड़ती हैं। ठीक, तो सत शक्तियानम अब कहाँ लिखा है, देख लो भैया, सत शक्तियानम यहाँ लिखा है, और उसमें क्या बता रहे हैं कि कंजल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तियानम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो है गाड़ियां वो क्या करती हैं, काजल जैसा मलिन धुआं देती हैं, छोड़ती हैं। तो किम की जगह क्या आ जाएगा, किम की जगह आ जाएगा कज्जल मलिनम। क्या आ जाएगा, कज्जल मलिनम। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न पे, जिसमें क्या बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि का संधावती, कि क्या जो है वो बहुत तेज दौड़ती है, क्या है वो ऐसी चीज, तो वो है हमारी बाष्पयान माला। का संधावती, बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वाना, मतलब बहुत तेज आवाज करते हुए तेज दौड़ती है। फिर तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, बाष्पयान माला कथम संधावती, बाष्पयान माला जो है मतलब कि रेलगाड़ी जो है वो कैसे दौड़ती है, वो कैसे तेज दौड़ती है, तो क्या आ जाएगा, वितरंती ध्वानम। क्या आ जाएगा हमारा, वितरंती ध्वानम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो दिया गया पद्यांश है उसके प्रश्नों के उत्तर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वितरंती ध्वानम कहाँ आएगा, कथम की जगह। ठीक, अब बढ़ते आगे और देख लेते हैं हमारे एक पदेन उत्तरम। ठीक है, मतलब कि हमें एक शब्द में उत्तर देना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो जो हमारा जीवन है, ठीक है, वो कैसा हो गया है, वो कैसा जीवन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, दुर्वहम। ठीक है, दुर्वहम कहाँ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कीदृशम। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में देख लेते हैं, अनिशम महानगर मध्य
किम प्रचलति, ठीक है, कि महानगर के जो बीच में, ठीक है, महानगर में क्या दिन रात चलता रहता है, क्या दिन रात चलते रहता है, किम की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, कालायश चक्रम। और फिर आ जाते हैं हम तीसरे वाले प्रश्न में, ठीक है। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रितम मतलब कि जो मलिन वस्तु है या मिली हुई जो मिलावट वाली जो वस्तुएं हैं, ठीक है, गंदगी से युक्त जो वस्तु है वो क्या हो गया है, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, भक्षयम। और ये किसकी जगह पर आएगा, किमस्ति, ठीक है, किसकी जगह पर आएगा, किमस्ति। अब देख लेते हैं आगे, और प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम, कौन सा, चौथा, ठीक है, जिसमें क्या पूछ रहे हैं, अहम कस्मै जीवनम कामये, मतलब कि कैसे जीवन की कामना करते हैं, कौन, मैं, ठीक है, तो मानवाय जीवन, ठीक है, किसके, कस्मै की जगह क्या आ जाएगा, मानवाय, क्या आ जाएगा, मानवाय। इसका कलर अपन अच्छा सुंदर सा कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें उत्तर, मानवाय, और किसकी जगह पर आएगा, कस्मै, ठीक है, किसके जीवन की कामना करते हैं, मानव के जीवन की। केशाम माला रमणीया, किसकी माला जो है वो सुंदर है, ठीक है, केशाम की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, हरित तरुणाम ललित लतानाम, मतलब कि हरे भरे पेड़ की, और ललित लतानाम मतलब कि जो बेला है, सुंदर सुंदर जो बेला है छोटे छोटे फूल की, वो बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्या, हमारे संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में देख लेते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया हमको, प्रकृति धन खालिस्तान, और उसका क्या दिया हमें, प्रकृति रे, ठीक है, प्रकृति ही धन खालिस्तान और प्रकृति रे। अब ये हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ से दिया गया है, मतलब कि कौन सी संधि से दिया गया, तो ये दिया गया हमें विसर्ग संधि से। और विसर्ग संधि का क्या नियम होता है कि जहां पर विसर्ग हो वो क्या हो जाएगा, वो रा में कन्वर्ट हो जाएगा किसी किसी कंडीशन में, ठीक है। और इन्हीं कंडीशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एव आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा उत्तर में, एव आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, स्यात धन खालिस्तान धन खालिस्तान, ठीक है, और क्या आ जा रहा है, स्यान नेव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, न धन एव, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्यान नेव। फिर तीसरा वाला देख लेते हैं, खालिस्तान धन अनंता, और क्या आ जाएगा इसका, ही अनंता, मतलब कि ही धन अनंतः ही अनंतः, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये लिखे हुए हैं इसके उत्तर, ठीक, जैसे कि एव, फिर ना धन एव, और फिर ही, ठीक है, ये हो गए अपने संधि विच्छेद। अब आ जाते हैं हम किस पर, खालिस्तान पर, ठीक है। अब आपको ये जो खालिस्तान है इनको बहुत अच्छे से समझना है, क्यों, क्योंकि भैया आपके हर साल इधर से खालिस्तान आते ही हैं, ठीक, और आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ लेते हैं प्रश्न कि क्या बोल रहे हैं, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताया रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ अव्यय दिए गए हैं, ठीक है, उनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। हमें यहाँ पर जो दिए गए हैं वो क्या है, अव्यय है, इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देख लेते हैं भैया, तो देख लेते हैं सबसे पहले, पहला वाला क्या हमारा क्वेश्चन है, इदानीम वायुमंडलम खालिस्थान प्रदूषितम अस्ति, मतलब कि यहाँ पर जो वायुमंडल है वो कैसा हो गया है, ठीक है, प्रदूषित हो गया, और कैसे, भ्रंशम मतलब कि बहुत ज्यादा, भ्रशम, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर दूसरा वाला देख लेते, तो दूसरे वाले में जो खालिस्तान है वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति, कहाँ जीवन जीना दुर्वह हो गया है, कहाँ जीवन जीना मुश्किल हो चुका है, तो क्या आ जाएगा, अत्र, ठीक है।
फिर क्या पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि, क्या आ जाएगा, अपि लाभदायकम भवति, कि भैया प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए ही सही थोड़ा बहुत जो चलना होता है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है ना। तो भले आप थोड़ा सा ही चलो पर वो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, पर्यावरणस्य संरक्षणम खालिस्थान प्रकृते है आराधना, मतलब कि एव आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना भी प्रकृति की आराधना करने के बराबर होता है। और फिर पांचवे वाले में क्या बता रहे हैं कि खाली स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीय, ठीक है, करणीय। ठीक, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सदा, क्या आ जाएगा, सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि समय का सदुपयोग करेंगे तभी तो हम अपना जीवन जो है अच्छे से जी पाएंगे। हमें अगर कुछ अपने जीवन में करना है तभी तो हम उसको कर पाएंगे, है ना। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि भैया अगर आपको भी इस तरीके से टॉपर बनना है तो आपको भी बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए रितेश सर क्या लाए हैं, रितेश सर ने 51 रुपए में आपके लिए एक बैच लाए हैं। मतलब कि अरिविहान हम आपके लिए क्या लाए हैं, एक बैच लाए हैं जिसमें क्या है 51 रुपए में आपको पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस मिल रही है, टॉपर नोट मिल रहे हैं, डीपीपी मिल रही है, मतलब कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रही है, इंस्टेंट आउट सॉल्विंग मिल रही है, टॉपर्स का गाइडेंस मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इतनी सारी चीजें सिर्फ 51 रुपए में मिल रहे हैं, सोचो, है ना। तो कितना अच्छा और सस्ता है ये, कि मतलब आप कभी सोचो कि भैया चल रहे हो और चलते चलते आपको लगा कि यार ये खा लूं, ठीक है, तो वो भी इस चीज से महंगा होगा, होगा ना। तो आपको इतने अच्छे दामों में इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। अब देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमें क्या क्या ज्ञात है, अस्माभिः ज्ञातम। तो सबसे पहले सूचि पर्यावरणम पाठस्य परिचय, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा सूचि पर्यावरणम, पाठ का परिचय पढ़ा, फिर उसका सार पढ़ा, फिर काव्य के भाव पढ़े, मतलब कि जो कविता है उसके भाव पढ़े, फिर उसके क्या हमने पढ़े, शब्दार्थ पढ़े, और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने उसके अभ्यास प्रश्न पढ़े। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, तो बेटा भाव का मतलब भी तो हिंदी अनुवाद ही होता है ना, ठीक है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आज के हमने इस लेक्चर में पढ़ी। अब देख लेते हैं आगे कि आपको इस लेक्चर के नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे जब आप अरिविहान ऐप पर जाओगे, ठीक है, तब आपको यहाँ पर एक ऐसा टैब देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा यूट्यूब नोट। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप फिर संस्कृत वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको इस लेक्चर के सारे क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे और करते हैं आज की अलविदा, और मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। फिर से मिलेंगे और इसी तरीके से मिलेंगे आपको पूरा चैप्टर समझाते हुए। तो आशा है कि आपको आज का ये जो चैप्टर है, आज का ये जो पाठ है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या, और हमारा ये जो पाठ का संदेश है ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम आपको फिर से, ठीक है, पुनः मिलामा, धन्यवाद।